हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को, जो चार्ट ऑफ द वीक मैंने चूज किया है। इसके चूज करने के पीछे काफी रीजंस हैं। तो सबसे पहले तो हम बिजनेस समझ लेंगे इसका, फिर फाइनेंशियल्स देखेंगे और उसके बाद में चार्ट पैटर्न देखेंगे कि चार्ट पैटर्न में ऐसा क्या नजर आ रहा है जिसकी वजह से यहां से एक अच्छी खासी अपसाइड मुझे नजर आती है। और कहां तक की अपसाइड नजर आती है शॉर्ट टर्म में, और कितनी हमें नजर आती है मिड टर्म में, और कहां तक जा सकती है लॉन्ग टर्म में। तो हम ये सारी ही चीजें समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज हमेशा जो कहता हूं वो फिर से कहना चाहता हूं, दिस इज एन एजुकेशनल वीडियो। ये एक एजुकेशनल वीडियो है और इसमें मेरी कोई भी बाय या सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है। तो आपको जो कुछ भी बाय या सेल करना है वो अपनी मर्जी से करेंगे या अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के कहने से करेंगे। मेरा यहां पर पर्पस आपको सिखाना है कि हम किसी भी स्टॉक को ट्रेड करने से पहले किस तरीके से हमें एनालाइज करना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। और जहां तक बिजनेस की बात है तो अब से कुछ साल पहले आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंक को एक रेगुलेट किया था और उनको स्मॉल फाइनेंस बैंक का अलग से रेगुलेट करके 10 बैंक्स को इन्होंने लाइसेंसेस दिए थे। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक उनमें से ही एक है, सेम ही एक्विटास है और इसी तरीके से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक की कैटेगरी में आते हैं जो छोटे वर्ग को स्मॉल स्मॉल अमाउंट में लोन देते हैं। तो इनकी गाइडलाइंस थोड़ी सी अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं। इसी की वजह से ये ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज कर पाते हैं और ज्यादा प्रोसेसिंग फीस भी ले पाते हैं अपने कस्टमर से जिनको ये लोन देते हैं। तो यहां पर ये हाई मार्जिन पर काम करते हैं और हाई मार्जिन पर किस तरीके से काम करते हैं आप वो भी देख सकते हो कि आरओसीई जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की 9% है। अगर हम बाकी पीयर कंपैरिजन में जो बाकी बैंक्स हैं उनसे अगर कंपेयर करें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड किसी की भी इससे ज्यादा नहीं है। आईसीआईसीआई की 5.9 है, एचडीएफसी की 7.3 है, कोटक महिंद्रा बैंक की 7 है, एक्सिस बैंक की 5.2 है, इंडसइंड की 8 है, लेकिन इसकी 9 है। इससे ज्यादा अगर इससे किसी की ज्यादा है तो वो बंधन बैंक है। बंधन बैंक को हम पहले ही एनालाइज कर चुके हैं और उसमें भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। करंट में वो भी एक सपोर्ट पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन अभी उसकी बात नहीं करते। अभी इसी के फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल्स के केस में आरओसी बहुत अच्छी है। प्रोमोटर्स के पास जो होल्डिंग है वो 83.3% है। ये 75% मैक्सिमम होल्डिंग हो सकती है, लेकिन यहां पर 83.3% होल्डिंग है। तो कोई भी प्रमोटर ये चाहेगा कि इनको अपनी होल्डिंग को डाइल्यूट करने से पहले स्टॉक लाइफ टाइम हाई की तरफ चल दे, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। उसके बाद अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करने लगे तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में लगातार यहां पर ग्रोथ देखने को मिली थी, लेकिन दिसंबर क्वार्टर में इनकी ग्रोथ थोड़ी सी कम हुई है। और उसके भी रीजंस हम देखेंगे क्या रीजंस हैं। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में 45 करोड़, 64, 94, 93, 90, 73, 55, 96 और माइनस का 279। तो ये माइनस का 279 जो है ना, जो दिसंबर क्वार्टर में सिंगल शॉट में एक बड़ा सा लॉस आया है, इसका जो मुझे रीजन नजर आता है वो ये रीजन नजर आता है कि यहां पर जो इनका नेट एनपीए 0.14% था वो इन्होंने सीधा सीधा कट डाउन करके 0.05% रह गया। तो इनका नेट एनपीए आज की डेट में ऑलमोस्ट जीरो के आसपास है, ऑलमोस्ट जीरो है। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि यहां पर बहुत ज्यादा आगे चल के एनपीए आता हुआ नजर नहीं आता, ऐसा लगता है। लेट्स सी आगे चल के क्या होगा। और इनके रिजल्ट्स जो पहले इस तरह से अच्छे आते थे, अगर हम इनको ईयरली रिजल्ट्स पर देखें, ईयरली नंबर्स पर ध्यान दें, तो मार्च 2012 में इनका 148 करोड़ का रेवेन्यू था। उसके बाद में 223 था, लेकिन यहां तक लाइसेंसेस नहीं थे। उसके बाद जब लाइसेंस मिले इनको तो वहां पर एक सीधी सीधी उछाल आई मार्च 2018 में। फिर इनकी रेवेन्यू और ज्यादा इंक्रीज हो गई 1832 में, और मार्च 2022 में इनकी 2700 की रेवेन्यू हो गई। उसके बाद में पेंडेमिक का इंपैक्ट आया है, वो हम सबको पता है, तो उसके इंपैक्ट है। लेकिन उसके बावजूद भी इनका जो रेवेन्यू है वो हाईएस्ट एवर है अभी। तो पिछले काफी साल में पिछले 8-9 सालों में इनकी रेवेन्यू यहां से 20 टाइम्स के आसपास हुई है। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी 350 करोड़ तक यहां पर इनका पहुंच गया था। लेकिन एक क्वार्टर में जो अभी लास्ट क्वार्टर में जो नुकसान आया था, जो मेरा मानना यह है कि वो एनपीए की वजह से था, कि इन्होंने सिंगल शॉट में अपनी बुक्स को क्लीन किया है, उसकी वजह से ऐसा है। आने वाले नंबर्स अच्छे आने चाहिए। और इस चीज को टेक्निकल एनालिसिस से भी समझा जा सकता है कि टेक्निकल एनालिसिस क्या कहती है, चार्ट पैटर्न क्या कहता है। अदरवाइज अगर लॉन्ग टर्म स्टोरी की बात करें तो यहां से इतना बड़ा पोटेंशियल है कि टोटल जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है अभी वो सिर्फ और सिर्फ 5263 करोड़ की है। और यहां से अगर 20-30% की सीएजीआर इनकी निकल कर आती है, फाइनेंशियल्स में बात कह रहा हूं,
तो एक्चुअल में अगर स्टॉक प्राइस की बात करें तो हमारे पास 50% अपसाइड की मूवमेंट कभी भी आ सकती है, किसी भी टाइम पर आ सकती है। तो यहां पर फाइनेंशियल्स में अगर हम दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट को छोड़े तो बाकी इसका एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाने का और अपने रेवेन्यू को कंसिस्टेंटली ग्रो करने का, और आगे चल के भी जो बिजनेस है इसका उसमें आगे चल के बहुत गेन है, बहुत उछाल है। तो उसमें मुझे कोई डाउट नजर नहीं आता। अब अगर हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न की तरफ चलने लगे तो यहां पर पेंडेमिक के दौरान यहां से सीधी सीधी गिरावट हुई थी, और पेंडेमिक से पहले जो इसका प्राइस था अगर आप देखोगे तो वो 58 के आसपास था, और जो इसकी लिस्टिंग हुई थी, इसकी लिस्टिंग क्लोज हुई थी हमारी 56 पर, और ड्यूरिंग द डे हाई गया था 62 पर, 63 के आसपास। तो पेंडेमिक से पहले एकदम से इसका अच्छा खासा प्राइस था, लेकिन पेंडेमिक आया और सारी चीजें नीचे आ गई। उसके बाद में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं वो शेयर्स को एक्यूमुलेट करने के बारे में देखते हैं। अब यहां पर अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें, मैं एक बार सारी यहां से जो ड्राइंग है सारी एक बार से रिमूव कर देता हूं, जिससे मैं आपको डिटेल में समझा सकूं जितनी भी लाइनें ड्रॉ थी उनका मीनिंग क्या था और कैसे हमें कैलकुलेट करना चाहिए, कैसे हमें चीजों को एनालाइज करना चाहिए। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो ये एक सिंगल ऐसी लाइन है जहां पर इससे पहले नीचे से ऊपर गया तो यहां पर रेजिस्टेंस फेस हुआ, उसके बाद में फिर नीचे आ गया और फिर से ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस फेस हुआ, फिर नीचे आ गया, लेकिन फिर ऊपर गया। आप यहां पर देखोगे तो रेजिस्टेंस फेस हुआ, थोड़ा सा अटका, लेकिन फाइनली ब्रेक किया। और जब इसने ब्रेक किया तो बहुत हैवी वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया, यानी कि ऑपरेटर जो भी था उसने जितने भी सेलर्स थे सबका माल खरीद लिया और ऊपर ले गया खींचकर। उसके बाद में जब नीचे आया तो सेम लेवल पर इसने सपोर्ट लिया, यानी कि इससे नीचे इसने नहीं गिरने दिया। फिर ऊपर गया, फिर इसने लगातार यहां पर सपोर्ट ली, ये एक सपोर्ट है, दूसरी सपोर्ट है, तीसरी सपोर्ट है, फिर वापस से ऊपर गया, लेकिन इसने सेम लेवल पर फिर रेसिस्टेंस फेस किया जहां तक ये पिछली बार लेकर गए थे, ऑलमोस्ट यहीं पर फिर नीचे आया, लेकिन यहीं से ऊपर जाके इसने रेसिस्टेंस फिर से फेस किया, फिर नीचे आना शुरू किया और नीचे आके फिर ये यहां पर सेम सपोर्ट ले रहा है। तो ये एक इतनी इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पर लगातार सपोर्ट आ रही है। जो पहले रेसिस्टेंस था, यहां पर ये रेसिस्टेंस था, फिर ये दूसरा रेसिस्टेंस था, फिर उसके बाद में ये तीसरा रेसिस्टेंस था, फिर उसके बाद में रेसिस्टेंस से ब्रेकआउट हुआ, फिर ये सपोर्ट बन गया, एक सपोर्ट हुई, फिर ये पूरी रेंज हुई सपोर्ट की, बार बार सपोर्ट हुई यहां पर, और फिर से ये एक रेंज है पूरी सपोर्ट की। तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई भी रीजन नहीं है कि ये यहां से इसको ब्रेक डाउन करे, क्योंकि इसके ऊपर जब भी ऑपरेटर लेकर जाता है ऊपर तो हैवी वॉल्यूम के साथ लेकर जाता है, और हैवी वॉल्यूम के साथ बाइंग होती है। एक बार भी हैवी वॉल्यूम के साथ यहां पर सेलिंग नहीं हुई। बीच में यहां पर भी एक बार फिर से सारी इन कैंडल्स को ब्रेकआउट करके हैवी वॉल्यूम के साथ ऊपर ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन हम सबको याद है कि मार्च 10 के बाद में ओवरऑल मार्केट में सेलिंग प्रेशर था निफ्टी में, उसकी वजह से फिर से ये नीचे आने की शुरुआत हुई और यहां पर फिर से सपोर्ट ले रहा है। तो मेरे हिसाब से इसका जो इमीडिएट टारगेट यहां से नजर आता है इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के चलते हुए, और बार बार जो सपोर्ट है और उसका जो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है पास्ट में अच्छी इनकम करने का और ग्रोथ का, और जो इसका बिजनेस प्रोस्पेक्ट है, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो इमीडिएट मुझे यहां से नजर आता है वो 42% का, 41.97% का यहां से सीधा सीधा अपमूव नजर आता है, जो 43.25 के टारगेट के लिए चलता है। और करंट से अगर हम यहां तक की बात करें तो कितना टाइम लगेगा, तो मेरे हिसाब से जितना टाइम इसको यहां से यहां तक आने में लगा है ना, उतने ही टाइम में ये वहां तक पहुंच जाना चाहिए। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करने लगे कि कितना टाइम लगा, तो ये 92 डेज लगे हैं, यानी कि 3 मंथ्स का यहां से टाइम लगा है। और अगर 3 मंथ्स को हम इसको यहां से आगे की तरफ इस पीरियड को ले जाएं तो इसका जो टाइम पीरियड निकल कर आता है जब तक ये पहुंच जाना चाहिए, ये हमारा निकल कर आता है 9 जुलाई तक मेरे हिसाब से यहां पहुंच जाना चाहिए। तो अभी एक क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे, उसके बाद एक और क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे, यानी कि 2 क्वार्टर के रिजल्ट आने पर ये वहां तक पहुंच जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ये मेरा टेक्निकल एनालिसिस है, लेकिन आप अपने ड्यू डिलिजेंस के हिसाब से इसमें ट्रेड करना। ये फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट है इसका लाइफ टाइम हाई, और लाइफ टाइम हाई तक अगर हम इसको लेकर चलें, क्योंकि जैसे ही एक क्वार्टर के अच्छे रिजल्ट्स आएंगे ना, ये वापस एकदम से स्पीड से भागेगा। और लाइफ टाइम हाई है इसका ये 107% का यहां से अपमूव नजर आता है। मेरे पास कोई भी ऐसा रीजन नहीं है कि ये 1 साल से ज्यादा लगाए लाइफ टाइम हाई पहुंचने में, और वो सारे रीजंस हैं कि ये विद इन 1 ईयर लाइफ टाइम हाई पर पहुंच जाएगा। वो कौन से रीजंस हैं मैं सारे आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। एक और चीज मैं आपको साथ में बताना चाहता हूं कि ऑपरेटर यहां पर क्या कर रहा है। ऑपरेटर बेसिकली यहां पर एक्यूमुलेट कर रहा है, क्योंकि जब डाउन साइड ऊपर से नीचे आता है ना, और वो इस तरह से राउंडिंग शेप में आए, तो समझ लो कि ऑपरेटर यहां पर बेच नहीं रहा है, उसको खरीदने की तैयारी कर रहा है। ये एक सिग्नल होता है एक्यूमुलेशन का, और इस एक्यूमुलेशन के सिग्नल को मैं काफी बार बता चुका हूं
तो इससे हमें कॉन्फिडेंस आता है कि ये शेयर प्राइस यहां से ज्यादा नीचे जाने के मूड में है नहीं और फाइनली यहां से ऊपर ही जाएगा। तो टाइम एंड अगेन इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्यूमुलेशंस हैं। कितने गुना होगा 10 साल में, अभी हम वो बात नहीं कर रहे हैं, चार्ट ऑफ द वीक में वो बात हम अभी नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहां से सीधा सीधा जो फर्स्ट टारगेट है विद इन 3 मंथ्स मुझे नजर आता है वो 42% है, और विद इन 1 ईयर जो टारगेट नजर आता है वो हमारा डबल का है यहां से। तो आप अपने हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।